बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के। तो स्टेटमेंट देखें प्लीज़, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि स्टेटमेंट है जी, ए मैन पुशेज ए लॉन मूवर विद ए 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स ए स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। तो बच्चों हमने कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसको सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट करना है। किस तरह से, जो भी हमें थोड़ी सी अगर मुश्किल पेश आती है तो आप जस्ट फोकस करें सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन पे जब आप फोकस करें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी न्यूमेरिकल की। तो गिवन में आप जस्ट नोट कर ले, देखें हमें जो डाटा गिवन है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें गिवन है जी। हमें फोर्स दी हुई है 40 न्यूटन की, और इसके बाद एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री का, और फिर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20 मीटर। ये देखें, तो जस्ट आपने इसका सोल्यूशन देखना है। और सोल्यूशन में चूँकि उसने बोला है कि वर्क निकालें, तो W इज़ इक्वल टू एफ एफ डी इंटू कॉस ऑफ थीटा फार्मूला यूज़ करें तो आसानी से हमारे पास वर्क आ जाएगा। तीनों चीज़ें गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। देखें 40, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 और थीटा की वैल्यू जो है वो 20 डिग्री है। तो कॉस ऑफ 20 डिग्री की वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर से इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का तो आंसर आ जाएगा 800, ये देखें। और कॉस 20 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0.93 के बराबर आ जाएगी। तो वर्क हमारे पास बराबर आ जाएगा 7.5 या फिर 750 जूल के बराबर। तो ये आंसर है। इसको फर्दर कन्वर्ट करने की 7.5 इंटू 10⁻² जूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना ही आंसर जो है वो काफ़ी है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखें, हम वही सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं, बाकी को हम स्किप कर रहे हैं जी। बेटे को नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, क्वेश्चन की 4.2 है जी। ए रेन ड्रॉप ऑफ मैथ 3.35 इंटू 10⁻⁻5 kg falls vertically at a constant speed under the influence of the forces of gravity and friction. In falling through 100 meter, how much work is done by the gravity and the friction? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं एक फिगर की शक्ल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कह रहा है कि हमारे पास एक रेन ड्रॉप है, ये एक रेन ड्रॉप है जिसका मैस उसने गिवन है 3.35। ये देखें 3.35 इंटू 10⁻⁻5 kg के बराबर। तो इसको हमने ऐसा नोट कर लिया कि 3.35 इंटू 10⁻⁻5 kg के बराबर ये गिवन के अंदर चीज़ें आ जाएंगी ना। तो ये फॉल कर रहा है वर्टिकली, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो जो एयर फ्रिक्शन फोर्स है वो उसकी वैल्यू और इसका जो वेट है ये दोनों आपस में बराबर हैं। उसकी रीज़न ये है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ गिर रहा है। जब कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई चीज़ गिरती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है, मतलब जितनी फोर्स डाउनवर्ड होगी उतनी अपवर्ड होगी। तो W इक्वल टू mg नीचे है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी mg के बराबर होगी। ओके हो गया। अब जहाँ पे इसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसको हम हाइट के बराबर लेंगे, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको h के बराबर लिखा जाता है। तो ये h के बराबर ले लें या d के बराबर ले लें। तो ये 100 मीटर हमें उसने दिया हुआ है, 100 मीटर, ये 100 मीटर नोट कर लिया। तो अब हमने निकालना है, उसने बोला है कि जो वर्क निकालें, दो केसेस हैं इसके। तो गिवन में ये सारी आपने डायग्राम बना देनी है, और सोल्यूशन में देखें, सोल्यूशन के अंदर आप ए पार्ट में देखेंगे जो उसने बोला है वर्क डन बाय ग्रेविटी। पहले निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फार्मूला हमें पहले ही पता है कि ये mgh के बराबर होता है। ठीक है, आप डिटेल फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा, फिर आप एफ की जगह पे mg पुट करेंगे, डी की जगह पे h पुट करेंगे, तो आपके पास यही फार्मूला डिराइव होगा। हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हम बार बार ये चीज़ सीख चुके हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए वर्क हमेशा mgh के बराबर होता है। लिहाजा मैस की वैल्यू लगाएं बेटे, ये आ जाएगा 3.35 इंटू 10⁻⁻5, जी की वैल्यू लगाएं 9.8 और h की वैल्यू लगाएं 100। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0328 जूल के बराबर। अब आप बी पार्ट देख लें। बी पार्ट में फ़र्क क्या है कि
इसमें फोर्स डाउनवर्ड थी, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इसमें फोर्स अपवर्ड है, लिहाजा डायरेक्शन का फ़र्क आएगा। जब डायरेक्शन का फ़र्क आएगा तो W माइनस एम जी एच के बराबर आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों फोर्सेस, इसलिए फोर्स की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दें जस्ट, तो W इक्वल टू माइनस एम जी एच लिख दें। ये माइनस, फिर दोबारा सारी वैल्यूज़ वही रिपीट हुई हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। G की वैल्यू 9.8 है, H की वैल्यू 100 है, सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दोबारा आंसर वही आएगा, फ़र्क किसका आएगा, नेगेटिव साइन का। तो ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया माइनस के साइन के साथ, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, 4.3 में है 10 bricks each 6 centimeter thick and mass 1.5 kg lies flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? तो इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा ना समझ लेते हैं, उसी से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल है, लेट्स से ये देखें, ये एक टेबल है और इस टेबल सरफेस के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस पे ना इस तरह से छोटी छोटी ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, और वो कह रहा है कि आप ऐसा करें कि उन तमाम ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें। ये लेट्स से कि पहली ब्रिक थी, इसके ऊपर दूसरी रख दें, ये देखें, ये फर्स्ट ब्रिक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और करते करते इस तरह से 10 की 10 ब्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख दें। ये आ जाएगी फर्स्ट वाली, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये टेंथ वाली ब्रिक्स। तो एक दूसरे के ऊपर इनका स्टाल लगाना है हमने। तो कह रहा है कि आप जब इसको एक दूसरे के ऊपर रख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप वर्क कर रहे होंगे, तो कितना वर्क टोटल करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली टोटल यहाँ पे हमने वर्क निकालना है। हमें उसने ना हाइट दी हुई है, यानी थिकनेस दी हुई है, उसको हम हाइट कहेंगे। फर्स्ट जो ब्रिक है या एक जो ब्रिक है उसकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.06 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 0.06 मीटर, और मैस भी दिया हुआ है एक ब्रिक का, वो है 1.5 kg के बराबर। तो अब टोटल वर्क हमें निकालना है। तो लेट्स से कि टोटल वर्क हम सिंपली लिख लेते हैं, क्योंकि 10 ब्रिक्स हैं, तो 10 ब्रिक्स का वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम हर ब्रिक का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे और उन सब को ऐड करेंगे। यही क्वेश्चन बनती है ना, हम तमाम वर्क्स को ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट ब्रिक का वर्क, ये सेकंड का, ये थर्ड का, तमाम ब्रिक्स के वर्क को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखें, मैंने बोला था आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क हमेशा mgh के बराबर होता है, लेकिन जो फर्स्ट ब्रिक है ये तो अपने पहले पोजीशन पे पहले ही पड़ी हुई है ना, बाकी जो ब्रिक्स हैं उसको हम इसके ऊपर रख रहे हैं, लिहाजा इसका वर्क तो हो जाएगा 0। W1 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि इसको हमने छेड़ा ही नहीं, इसकी पहली पोजीशन थी, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, इसलिए इसका वर्क तो आ जाएगा 0। जो सेकंड ब्रिक है उसका वर्क आएगा mgh, और h क्या चीज़ है? ये हाइट है। देखें, हमने पहली ब्रिक को सेकंड ब्रिक को कितनी हाइट पे रखा है? h हाइट पे रखा है ना। ये देखें, सेकंड ब्रिक को h हाइट के ऊपर रखा, इसलिए उसका mgh के बराबर वर्क आ गया। अब देखें, ये आ जाएगा सेकंड ब्रिक का वर्क mgh के बराबर। अब जो थर्ड वाली ब्रिक है, ये वाली, ये थर्ड वाली, इसको आपने पहली 2 ईंटों के ऊपर रखा है, पहली 2 ब्रिक्स के ऊपर रखा है, तो इसको आपने कितनी हाइट पे रखा है? 2h के ऊपर। इसको कितनी हाइट पे रखा है? 2h के ऊपर। तो इसलिए ब्रिक 3 का जो वर्क आएगा वो आ जाएगा mg 2h के बराबर। इसी तरह से जब आप 4 वाली ब्रिक रखेंगे तो उसको आप 3 ब्रिक्स के ऊपर रखेंगे, यानी 3 के हाइट के बराबर। करते करते आप जो सेकंड लास्ट वाली यानी 9th ब्रिक होगी, और सॉरी लास्ट वाली जो 10th ब्रिक होगी, उसको आप पहली 9 ब्रिक्स के ऊपर रखेंगे, या 9h के बराबर हाइट आएगी उसकी, तो वो वर्क आ जाएगा mg 9h। तो इसमें थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि पहली के लिए 0 वर्क है, दूसरी के लिए हाइट h है, तीसरी के लिए हाइट 2h है, इसी तरह से करते करते जो 10th वाली ब्रिक है उसके लिए हाइट 9h है। अब तो सिंपल हो गया, आप जस्ट देखें कि हमारे पास mgh तमाम वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, mgh कॉमन ले लें तो ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ लिख दें 1 + 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9 तक ये वैल्यूज़ जो हैं ये ऐड हो जाएंगी। अब आप जस्ट वैल्यूज़ लगा दें, ये सारी काउंटिंग कर लें आप। सारी काउंटिंग करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा उसको नोट कर लें। तो ये आंसर आ रहा है 45 के बराबर, और m की वैल्यू आ रही है 1.5, ये 1.5 लगा दिया, ये 9.8 लगा दिया। हाइट जो थी वो 0.06 के बराबर थी, और ये सारा जो आंसर है ये ऐड करके 45 के बराबर आ गया। ये देखें जी, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क हमारे पास 40 जूल के बराबर आएगा। आप राउंड अबाउट करके इसको लिख सकते हैं, 39 पॉइंट समथिंग अगर आता है तो आप उसको डायरेक्ट 40 जूल लिख लें। तो ये क्वेश्चन हो गया जी 4.3। नेक्स्ट देखें जी 4.4 की स्टेटमेंट है, ए कार ऑफ मैस 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, व्हाट हैज़ हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो सोल्यूशन खुद ही आसान हो जाता है। वो कह रहा है कि मतलब एक कार थी जो कि ट्रैवल कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर से, तो आप उसको ब्रेक लगा के किसी तरीके से उसको रेस्ट पे लाते हैं। डेफिनेटली आप रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसको हम रिटार्डिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को रेस्ट में लाने के लिए हमेशा हम रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको रिटार्डिंग फोर्स का नाम दिया जाता है। तो डेफिनेटली यानी यहाँ पे ये कार थी, तो हम उसको रेस्ट पे लाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कोई भी गाड़ी है लेट से, तो इस तरह से ही होती है वो कि आप उसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करते हैं जब, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जो गाड़ी होती है वो तो डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पे आते आते वो रेस्ट पे चली गई गाड़ी, लेट से कि यहाँ तक वो पहुँची और यहाँ तक पहुँच के वो रेस्ट पे चली गई। तो ये जो वर्क था ये उसने खुद ही किया है, हमने यानी फोर्स नहीं अप्लाई किया, हम तो उसको रोक रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे क्या था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। ये काइनेटिक एनर्जी उसने यूज़ की और उसने वर्क कर लिया। वो वर्क कितना किया वो हम निकाल लेते हैं। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ है, हम इसका आंसर पहले ही दे देते हैं कि इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है। उसने बोला कि इसको रोकने के लिए जो आप ये फोर्स लगाएंगे, ये कितनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है। यानी ये फोर्स हमने, ये फिगर आप ना ड्रॉ करें, खाली डाटा लिख लें, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसका मैस दिया हुआ है हमें गाड़ी का मैस है जी 800 kg के बराबर। गाड़ी जो है या कार है कुछ भी है, तो उसका मैस है 800 kg के बराबर, और उसकी स्पीड दी हुई है हमें 54 किलोमीटर पर आवर। ये देखें 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको बदल लेते हैं किस में, मीटर पर सेकंड में। 10⁻³ मीटर बनते हैं ना किलोमीटर में, आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये देखें ये मीटर पर सेकंड बन गया। तो ये आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इसको हमने ऐसा सच लिख लिया है। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वो दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका 60 मीटर है। 60 मीटर के बाद वो रेस्ट पे चली जाती है गाड़ी। तो उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ है, और हमने उसके ऊपर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। ये हम लिख देते हैं कि ये हुआ है जी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है, और वर्क हुआ है, जो जितना लॉस हुआ था उसने वर्क कर लिया है, वर्क डन अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स कह सकते हैं, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। तो जो उसने पूछा है कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ये उसका आंसर हो गया। अब हम इसी से हम इसकी अपनी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। हाफ mv² = F/d। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की जब बात करते हैं ना, तो हम फिर साइन वगैरह की बात नहीं करते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए हम f निकाल लेते हैं। ये बराबर आ जाएगा mv² / 2 × d = f। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर आएगा, मैस की वैल्यू लगाएं 800 kg, वेलोसिटी की वैल्यू 15 और उसका स्क्वायर, और 2 × डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 60 डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स आ जाएगी न्यूटन में। आंसर हमारे पास आ जाएगा 1500 न्यूटन। ये ले जी, ये क्वेश्चन हो गया 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जी देखें बेटे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए 1000 kg ऑटोमोबाइल भी पढ़ देते हैं आप इसको। एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द हिल। व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम ऑन ऑफ द इंक्लाइन इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ 480 न्यूटन। यानी ये एक इंक्लाइन है, इस तरह से, मतलब एक स्लोप है, और वहाँ से एक गाड़ी जो है इस पोजीशन से उस गाड़ी जो है उसको रोल डाउन किया गया है, यानी इंजन की फोर्स के बगैर वो खुद ही रोल डाउन होकर नीचे आ रही है। यहाँ पे वो रेस्ट पे थी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी रेस्ट पे, और यहाँ पे ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो कि हमें फाइंड करनी है। और हमें बोलता है कि जब ये रोल डाउन होकर नीचे आती है तो इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन की फ़ोर्स तो हर जगह मौजूद होती है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स भी इसके ऊपर लगती है जो कि 480 न्यूटन के बराबर है। लेकिन डेफिनेटली ये फिर भी नीचे आती है क्योंकि फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है। और दूसरा हमें हाइट दी हुई है, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की हाइट दी हुई है, और यहाँ से इसकी लेंथ भी दी हुई है। ये जो टोटल लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की, इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाएगा। ये देखें, ये डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है हमें इंक्लाइन की 10 मीटर, ये मैं 10 मीटर लिख देता हूँ। टॉप ऑफ इंक्लाइन 10 मीटर हाई, सॉरी, ये 100 मीटर है, ये है 100 मीटर, और हाइट जो है वो 10 मीटर है। आलमोस्ट सारी हमने जो गिवन चीज़ें थी वो नोट कर ली हैं सिवाय मैथ्स के। तो मैथ्स ऑफ ऑटोमोबाइल जो है वो 1000 kg के इक्विवेलेंट है, ये 1000 kg आ गया। तो हमने स्पीड निकालनी है। तो देखें, असल में यहाँ पे हुआ क्या है कि हाईएस्ट पोजीशन पे उसके पास जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो लॉस हुआ है। फिर हुआ क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, वर्क में और काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए लिखेंगे इज इक्वल टू वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो है mgh के बराबर, काइनेटिक एनर्जी में जो गेन है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, सॉरी वर्क जो है वो fd के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएं, यह आ जाएगा mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू डी, चूँकि हमें f निकालना है तो आप f को हम इसी साइड पे रखते हैं, d को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यह आ जाएगा mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू f। तो बाकी काम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेटर का है। मैथ्स की वैल्यू लगा देते हैं 1000, ये देखिए मैंने 1000 लगा दिया, g की वैल्यू 9.8 है, h की वैल्यू 10 है, माइनस 1/2। मैथ्स की वैल्यू फिर से लगाएं 1000, वेलोसिटी की वैल्यू हमने हमने ना वेलोसिटी फाइंड करनी थी, हम फोर्स निकाल रहे हैं। चले यहीं से दोबारा देखें, ये देखिए मैं थोड़ी सी यहाँ से शिफ्टिंग कर देता हूँ कि ये आ जाएगा mgh माइनस fd इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू mgh माइनस f इंटू डी डिवाइडेड बाय m। ये अब वेलोसिटी निकल आएगी, सॉरी मैंने देखा नहीं था। तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू है। अब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटे, ये आ जाएगा 2 इंटू 1000 इंटू 9.8 इंटू 10 माइनस 480 न्यूटन फोर्स थी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारे पास 100, और मैस दोबारा फिर 1000, ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर के बराबर। तो इस पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू निकल आएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर आएगा जी। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है 4.5। और अब नेक्स्ट देखें जी बेटे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी 4.6 की, 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ पम्प फ्रॉम ए रेजरवायर इनटू ए टैंक 10 मीटर हायर दैन द reservoir in 20 minutes. If density of water is 1000 kilogram per cubic meter, find the increase in potential energy and the power delivered by the pump.
तो इसकी भी मैं थोड़ी सी एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कि ये एक रेजरवायर है जिसके अंदर वाटर जो है वो अवेलेबल है, वाटर मौजूद है। हम इसको यहाँ पे पंप कर रहे हैं पंप के ज़रिए से, और ये वाटर जो है ये एक टैंक के अंदर जो है वो पहुँचाया जा रहा है। लेट्स से कि ये जो टैंक है इसकी जो हाइट है वो हमें यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। ये टैंक के अंदर हम इसको फिलअप कर रहे हैं, ये टैंक है। टैंक की जो हाइट है वो हमें गिवन है, ये देखें हाइट ऑफ 10 मीटर है, 10 मीटर। और हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे, ये पानी जो मौजूद है जितना पानी वो पहुँचा रहा है वो है 100 क्यूबिक मीटर। तो इसके बाद हमें वो टाइम भी बता रहा है, और डेंसिटी ऑफ वाटर वैसे ही हमें पता होती है, हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। ये हमें पहले ही गिवन है, ना भी हो तो हमें ये इल्म था। तो टाइम जो है ये हमारे पास 20 मिनट है। तो मिनट्स के बजाय आप टाइम जो है आपको पता है कि आप लेते हैं सेकंड्स में, तो 1200 सेकंड्स के बराबर टाइम आ जाएगा। हमने जो फाइंड करना है इसमें वो फर्स्ट जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और सेकंड पे हमने पावर निकालनी है। ये देखें ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इजीली हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें हम सॉल्यूशन में पहले पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी mgh के, और पोटेंशियल एनर्जी मैस हमें गिवन नहीं है, लेकिन मैस का फार्मूला है डेंसिटी ओवर वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी का फार्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से मैस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। तो m की जगह पे रो इंटू वी यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लगा दें, इंटू जी इंटू एच लगा दें। इस फार्मूले से डेंसिटी, ये रो जो है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी, डेंसिटी हमें गिवन है 1000, वॉल्यूम हमें गिवन है 100, जी हमें गिवन है 9.8 और एच हमें गिवन है 10। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये खुद ही हमें आंसर मिल गया है 9.8 इंटू 10⁻3, 4, 5 एंड 6, 10⁻6 जूल के बराबर आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। इसी तरह से अगर आपने पावर निकालनी है तो पावर बराबर होती है एनर्जी ओवर टाइम। यहाँ पे एनर्जी कौन सी ली जाएगी, डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी ही होगी ना, और तो कोई एनर्जी है नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है 9.8 इंटू 10⁻6, और टाइम जो है वो 1200 सेकेंड के बराबर था। तो दोनों की वैल्यू को डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8200 वाट के बराबर। आप किलो वाट में भी लिख सकते हैं, तो वो 8.2 किलो वाट के बराबर आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 4.7 की स्टेटमेंट देखें। 4.7 की स्टेटमेंट में लिखा है जी, फोर्स of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling an automobile at 50 km/h. What power must be engine develop? तो ये देखें बड़ा ही आसान सा एक क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें फोर्स दी हुई है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। फोर्स की वैल्यू है हमें 400 न्यूटन, और दूसरे नंबर पे हमें स्पीड दी हुई है। ये देखें स्पीड की वैल्यू है 80 किलोमीटर पर आवर, ये 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना चाहिए। तो इसको आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई करें, किलो की वैल्यू लगा दें, और पर आवर का मतलब है 3600 सेकंड्स लगाएं, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। अब देखें जस्ट सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, हमने ना ये फार्मूला पावर का फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, F.V इंटू यानी FV इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा तो यहाँ पे 0 है, जस्ट फोर्स और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर दें। तो फोर्स की वैल्यू 400 है, ये लगा दें। वेलोसिटी की वैल्यू 22.22 है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8900 लिख लें, या हमारे पास आंसर आता है जी 888 यानी 8880.8 वाट के बराबर
अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो आप लिख सकते हैं, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करें तो 8.9, क्योंकि राउंड ऑफ करने में आप 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8.9 किलोवाट। ज़रूरत नहीं होती कन्वर्ट करने की, ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें जी बच्चों, तो लास्ट स्टेटमेंट है, हाउ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। मैथ दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको सिंपल एक मैकेनिक के मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह लेते हैं। हमें डेफिनेटली फोर्स जो है वो निकालनी है, और मैथ दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का वो होता है जी 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर, और इनिशियल स्पीड 0 है लेकिन फाइनल स्पीड हमें गिवन है, वो फाइनल स्पीड है 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, वो है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻2 मीटर, जिसको 0.05 मीटर आप कह सकते हैं। तो डेफिनेटली जो फोर्स है वो तो सबको पता है, हमेशा ma के बराबर होती है, लेकिन मैथ तो है लेकिन हमारे पास एक्सेलेरेशन मौजूद नहीं है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये फार्मूला लगाए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो एक्सेलेरेशन बराबर आ जाएगा वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र ओवर, वी आई 0 है, नोट कर ले, मैंने लिखा नहीं था, ओवर 2 इंटू एस, एस यहाँ पे डी के बराबर है। तो वैल्यूज़ लगाएं, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁻7, ये देखें 2 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 उसका स्क्वायर, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो है 0.05, ये ले। तो ये हमारे पास आएगा एक्सेलेरेशन। तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जस्ट आप अब फोर्स निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 में वापस जाएं। सो एफ विल बी इक्विवेलेंट टू एम ए, मैं इसकी वैल्यू लगाएं 9.1 इंटू 10⁻31, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू लगाएं 4 इंटू 10⁻14। तो देखें हमारे पास फोर्स आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन। जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन के बराबर। तो ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के जो न्यूमेरिकल इंक्लूडेड थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 होगा।